सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज मेरे सामने एक खास मेहमान हैं। बहुत ही दिलेर, बहुत ही जाबाज डॉक्टर हैं और डॉक्टर मजहर अली अंसारी साहब। जाबाज और दिलेर कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कोरोना भी झेला यूक्रेन में और रसिया के साथ वार भी। तो इनके लिए इतना आसान काम नहीं था यूपी के छोटे से गांव से निकल करके यूक्रेन तक और फिर कोरोना झेलना और वहां का वार झेलना। और उसके बावजूद भी वो एमबीबीएस कंप्लीट करके आए। इसके लिए सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मजहर अली साहब, आप अभी ऑनलाइन है मेरे साथ और लाइव हैं, यूट्यूब पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं और सारी दुनिया देख रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों, हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द आप बोलें, अपने विषय में जानकारी दें, बताएं। जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लाइव यूट्यूब और फेसबुक पे लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, डिग्री की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जब आप वहां पे जाते हैं, खास करके यूक्रेन में, तो वहाँ का सिस्टम, जहां तक मुझे मालूम है कि इंग्लिश में वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, उनका लैंग्वेज आपको सीखना पड़ता है, फिर उन्हीं की लैंग्वेज में डॉक्टरी पढ़नी पड़ती है। क्या ये सही है? सर ये पहले जब हम लोग से पहले जो रहे हैं हमारे सीनियर्स जो थे वो लोग उस टाइम पे चलता था, बट जब सर हम लोग हैं तो वहाँ पे हम लोग को तो लैंग्वेज कोर्स करना ही रहता था, बट टीचर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते थे हम लोग के टाइम पे। इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, मतलब आप लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत हो गई कि इंग्लिश में वो पढ़ाते थे। हाँ हाँ, जी 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 अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये, आपके लिए बहुत बड़ी सहूलियत हुई। दूसरी बात ये कि जब जी वहां पे पहुंचे यूक्रेन में, उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया, कोरोना काल चालू हो गया। तो कोरोना काल में जी आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को महफूज रखा, सेफ रखा और फिर पढ़ाई भी जारी रखी? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जी गई थी आपके लिए। जी सर, उस टाइम पे कोरोना काल में सर ये हो गया था कि वहां पे भी क्वारंटीन लग गई थी, तो फिर हम लोग को पूरा डिस्टेंस में रहना पड़ता था। क्लासेस भी हम लोग को, क्लासेस तो फिलहाल ऑनलाइन ही हो गई थी उस टाइम पे कोरोना काल में, क्योंकि क्लासेस पूरा लॉकडाउन था, क्लासेस ऑनलाइन रहती थी। खाना लेने जाने के लिए दिक्कत होती थी क्योंकि स्टोर्स बंद रहते थे, टाइमली स्टोर्स खुलते थे और उसमें भी डिस्टेंस मेंटेन करके जाना रहता था। तो उस टाइम में दिक्कत तो सर हो ही रही थी, काफी दिक्कत हो रही थी वहां पे, फिर भी क्या करें, अब अपने देश से दूर थे तो सर अब पढ़ाई आगे भी रखना था, तो झेलना तो है ही था ही सर। कोरोना काल में जो डॉक्टरों की स्थिति थी, वहां पे आपने देखा होगा, हॉस्पिटलों में अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा करते थे। उस टाइम में जी क्या जी जी दिमाग में कभी ऐसी बात आई कि कहाँ मुझे घर वालों ने फंसा दिया डॉक्टर बनाने के लिए? क्योंकि अभी डॉक्टरों की स्थिति कोरोना काल में बहुत विचित्र थी, बहुत भयानक थी। आम आदमी से ज्यादा तकलीफ में वो थे, लोगों की खिदमत करने में। क्या इस तरह कभी दिमाग में आया कि घर वालों ने कहा मुझे फंसा दिया, मैं गलत रास्ते पे आ गया? नहीं सर, ऐसा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि पहले ही जब घर से हम लोग निकले थे तो घर घर वालों ने यही बोला था कि बाबू डॉक्टर बनना है। तो जब अब हम वो डॉक्टर का जब हम ले ही चुके हैं पूरा, तब जो करना है अब डॉक्टर वाले ही लाइन में करना है, ये था। तो उस टाइम डर तो सर लगता था कि कहीं हम टच हो गए या फिर कुछ हो गया, हमें हो गया तो फिर क्या होगा। तो दिक्कत तो रहती थी, पर सारी जो रहती है सैनिटाइजेशन, सारी चीज शील्ड उल्ड लगा के सर पूरा हम लोग मतलब एज वो जाके बैठते थे, ओपीडी लेते थे, वहां से पेशेंट्स को देखते थे सर। दिक्कत तो होती थी, बट सर क्या कर सकते हैं। इस अब जब डॉक्टर का नाम लग गया है तो सर हमें तो मरीज को ही ठीक करना है ना, पेशेंट को ही ठीक करना है। अच्छा, इस बीच एक सवाल मेरा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल जब चालू हुआ, सारी दुनिया बंद हो गई थी, स्टॉप हो गया था, सब कुछ ठप हो गया था। जी दुकानें बंद हो गई थी, मार्केटें बंद हो गई थी, होटल होटल सब कुछ बंद हो गया था। उस दौरान आपके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी कि मेरा बेटा दूसरे देश में है? कुछ सर बता सकते हैं आप? सर वो यस सर, वो कोरोना काल सर मेरे लिए बहुत बड़ा काल था सर, क्योंकि उसी बीच मेरे जो अब्बू जान थे उनका सर मतलब वो जैसे फिसल के गिर गए थे, तो उनका जो पेल्विक एरिया है सर वो फ्रैक्चर हो गया था और मुझे नहीं बताया गया था ये।
जब मैं घर आया, तब मैं जब रिपोर्ट देखा, तब मुझे पता चला कि इनका फ्रैक्चर हुआ था पेल्विक एरिया, ना कि डिस्प्लेसमेंट। मुझे बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उस टाइम मेरे अब्बू, अम्मी और भैया सभी लोग कोरोना काल में वहीं उड़ीसा में फंसे हुए थे। वो लोग वहां से वो लोग घर नहीं आ पा रहे थे। और उस टाइम पे बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे भी पैसे चाहिए थे घर से, और कोरोना काल पूरा वो लॉकडाउन चल रहा था। तो उस समय बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब। दिक्कत वाली तो बात ये है क्योंकि एक दूसरे देश में है और सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप हो गया है। तो घर वालों को टेंशन तो ज्यादा था कि मेरा बेटा खाता कहाँ होगा, सोता कैसा होगा, रहता कैसा होगा। तो घर वाले तो जाहिर सी बात है कि चिंता में होंगे। ठीक है। आना जाना सब जी कुछ बंद हो गया, पैसा भी घर से कैसे आए, तो सबके लिए समस्या था जी वो। और जी बहुत जी बड़ी ये समस्या गुजरी है सारी दुनिया के लिए, सब हम लोगों ने भी झेला है। मैं कुछ आपको वीडियो जी। दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो वार जब चालू हुआ तो उसके उसके मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर पे थोड़ा वीडियो दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। नेक्स्ट वीडियो। बड़ा कीजिए। अभी मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाई, आपके ही वीडियो है, आपके ही जी देश के, वहां का, आपके देश को बोल रहा हूँ, जी जी यूक्रेन का। और जंग जी के जी टाइम में, जंग के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ, सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई कि लाइटें बंद हो गई। ठीक है। अंधेरे में जी रहना, मोबाइल चार्ज नहीं कर जी सकते, कहीं कुछ दिखाई नहीं जी पड़ता। बम के जी साए में कहाँ मिसाइल गिर जाए, कब कहाँ से आके बम टपक जाए, हमारे ऊपर गिर जाए, कल सुबह हम देख पाए या ना देख पाए। तो ऐसी स्थिति में, मौत के साए में, क्या कभी रात को नींद आई थी? सर वो समय, सर मेरे आज भी आंख जब बंद करता हूँ तो मुझे वो समय याद आता है, तो मुझे खुद अंदर से एक बार डर हो जाता है। क्योंकि वो मैं 2 साल वहां रहा। सर वो 2 साल मेरे लिए बहुत ही भयानक रहा, बहुत ही ट्रोमा, बहुत ज्यादा ट्रोमा रहा। घर पे भी आता था, घर पे जब सोता था रात में, सब सा लगता था कि बम ना आ रहा हो, चाहे उस तरीके की आवाज सुन लो तो एकदम जल्दी से उठ जाता था मैं, कि बम तो नहीं आ रहा है ऐसे। वहां की सर रातें कभी रात हुई ही नहीं सर। हम हर रात शेल्टर में जाते थे, हर रात हम लोग वहीं रुकना पड़ता था, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी कभी तो सुबह हो जाती थी। ये जो आप अभी वीडियो दिखाएं, ये सुबह की है। हम लोग पूरी रात शेल्टर में रहे थे। और ये जस्ट, ये जहाँ हुई है, ये सर एक वहां का, ओडिशा का जाना माना सर हिस्टोरिकल चर्च था। उस पे सर ये ब्लास्ट हुई थी। मैं बस उससे सर 600 मीटर ही दूर रहता था। 600 मीटर सर। अगर उस दिन 1 जनवरी था सर, हम लोग, याद है कि हम लोग सब रूम में बैठे हुए थे, जैसे बम गिरा सर, पूरा रूम जो हम लोग का था, पूरा एकदम जैसे नहीं होता वो, पूरा जैसे धूल 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 जैसा हो गया था पूरा, एकदम जैसे नहीं होता कि गिरते ही वो धौस जैसा होता है। तो पूरा एकदम रूम हम लोग का धूल आ गया था पूरा, ऊपर से जो झड़ता है। खिड़कियां सारे फूट गई थी, टूट गई थी। और क्या कहते हैं, हम लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। पूरे नीचे कांच कांच पड़े हुए थे, ऐसे ही पैदल हम लोग भाग रहे थे, पैर किसी का कट रहा है, किसी का क्या हो रहा है। सर बहुत ही भयानक था वो मंजर बहुत भयानक था सर। वो उस सर दौर में हम बहुत फील कर रहे हैं, वो हमें पता है सर। उस दौर में बहुत सारे लोग वहां से पढ़ाई छोड़ करके अपने वतन भाग के आ गए। बहुत सारे मुल्कों के लोगों को मैंने देखा था वहां से भागते हुए, पाकिस्तानी भी थे, अपने देश के भी लोग थे, भाग के आ गए। क्या कभी आपका दिल ऐसा नहीं किया, कभी दिमाग में ऐसा विचार नहीं आया कि काश हम भी अपने मुल्क चले जाते हैं? सर हम मुल्क आए थे अपने, बट वही है सर कि हम इतना फाइनेंशियली ठीक नहीं थे। घर परिवार इतना फाइनेंशियली ठीक नहीं था। बस सर पढ़ा रहे थे, वही उनकी बहुत बड़ी वो थी। मेरे अब्बू अभी रिटायर्ड आर्मी है, अभी रेलवे में है।
और रेलवे में सर वो नीचे वाले जो स्तर होता है उस पे है, तो उतना पेमेंट सर नहीं रहता था कि मैं ले पाऊँ। अब सर आगे मुझे एडमिशन आगे लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खर्चा आ रहा था, तो उतना नहीं हो पाया, तो घर वाले यही बोले कि जाओ, जो होगा वहाँ देखा जाएगा। मतलब ये कि दोनों तो तरफ सर से मजबूरी थी, वहाँ पे तो जंग हाँ, चल रही दोनों थी और तरफ घर से पे यस उससे सर। बड़ी जंग थी कि पैसे का हाँ, व्यवस्था किधर से किया जाए। क्योंकि बेटा जी, बाहर देशों में है, अपने देश में होता तो देख लिया जाता, लेकिन बाहर देशों में है, तो उसके लिए जद्दोजहद घर पे भी चल रही थी। तो ये बहुत यस बड़ी सर। बात है आपके लिए कि ऐसे माहौल में भी अगर आप वहाँ से पढ़ करके आए, डॉक्टर बन करके आए, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कहीं से छोटा सा बम पड़ाका कहीं आवाज मिलती है तो घर छोड़ के भाग चलते हैं। और फिर आप जी दूसरे सर। देशों में थे, मौत के साए में जी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बड़े जिगर वाले हैं, पहले ही मैंने कहा हर था आपको। सर हर रात होती थी तो हम लोग यही सोचते थे कि आज का दिन कैसे कटेगा, आज की रात कैसे कटेगी, आज की रात कहाँ कटेगी, शेल्टर में कटेगी या रूम पे कटेगी, कब बम आ रहा है। सर रात के टाइम तो हम लोग को 24 घंटे मतलब 12 घंटे अलर्ट रहना ही पड़ता था रात के टाइम पे कि मैसेज आएगा तो हम लोग को शेल्टर जाना है। कभी कभी सरप्राइज अटैक हो जाता था, तो वो तो समझ लीजिए सर मौत और खुद को एक तरीके से हम मान के चल रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे, ऐसा सा हाँ, सिचुएशन था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे आप कि जब लाइट कट जी गई, जब जंग चालू हुआ ना, तो सबसे पहले ग्रेड को उड़ा दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी जी सारे व्यस्त खत्म हो गए, सारे कहीं से भी जी रोशनी के जी जुगाड़ नहीं था। तो आप लोग अंधेरे में रहते थे। अंधेरे में जीना आसान काम नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ आज के दौर में होता है मोबाइल। अगर हम मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि चार्जिंग का जुगाड़ ही नहीं जब लाइट नहीं है तो मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो हम किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते, घर वालों को मैसेज नहीं दे सकते, घर वालों से बात नहीं कर सकते। इस स्थिति में आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया वहां पे? सर वहाँ सर जैसे वहां पे सर टाइमिंग टाइमिंग से सर आता था लाइट, जैसे 24 घंटे में सर 2 घंटा बस लाइट आता था। जैसे कि अब बिजली का तो सर पूरा वो आउटरीच उड़ा चुके हैं, तो जो बचा रहता था वो लोग जो अपना वो इमरजेंसी में रखते थे, तो वो बस दिन में मतलब पूरे से 24 घंटे में बस 2 घंटा लाइट आता था, उसमें आपको सब कुछ करना है। अगर सर आपका फोन भी चार्ज है और लाइट नहीं है तो सर इंटरनेट नहीं चलता था वहां पे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर लाइट है तभी इंटरनेट चलेगा, वाईफाई चलेगा, अगर लाइट नहीं है तो ना इंटरनेट चलता था ना वाईफाई चलता था। तो सर शुरू में तो 1-2 दिन तो सर ठीक लगा, पर उसके बाद से सर ऐसा हॉन्ट सा होने लग गया था, मतलब खुद से ऐसा होने लगा कि क्यों ही आया मैं, घर ही रह लेता, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की। क्योंकि ना इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो नहीं हो पा रही थी। प्लस खुद से भी मैं सब्सक्रिप्शन लेके गया हुआ था पढ़ने के लिए, वो भी ऑनलाइन था, वो भी नहीं पढ़ पा रहा था मैं, क्योंकि यहाँ हमें केवल वही तो जंग नहीं था सर, यहाँ पे भी आके एक जंग क्लियर करना था, जिससे हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं, एफएमजी एग्जाम सर, तो वो भी नहीं हो पा रहा था सर। ये सर पूरा चक्कर में मैं फंस चुका था, कभी कभी ये लगता था कि घर फिर वापस चले जाए, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। उस दौर में जो जब अपने दोस्तों को वहां से भागते हुए देखते तो अपना भी मन विचलित हो ही जाता है कि मैं भी अपने घर चला जाऊं। कभी कभी दिल में ऐसा ख्याल उठता होगा कि मैं भी अपने घर चला जाऊं, लेकिन फिर भी घर वालों का ख्याल करके कि बड़े परिश्रम से हमारे अब्बा ने पैसे के अरेंज किया, हमें पढ़ाने के लिए यहाँ तक भेजा, अगर मैं घर चला जाऊं तो उनके सपने भी टूट जाएंगे। तो फिर ये जी सारे सिचुएशन को देखते हुए आपको मौत के साए में जीना पड़ा वहां पे, और आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। लेकिन सवाल एक चीज और है कि आप फर्स्ट राउंड में शायद मेरे ख्याल से फेल हो गए थे। तो फेल जी होने के सर। बाद आपको कैसा लगा कि मैं तो टूट गया? अक्सर लोग टूट जाते हैं, उस टाइम में आपको हौसला सर किसने अफजाई किया? सर सर उस टाइम पे सर हौसला मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे अब्बू जान दिए, मेरे भाई और मेरी बहन, इन लोगों से सर मेरी जब भी मैं मेरे डिप्रेस होता था तब मैं इन्हीं लोगों को फोन करता था कि अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारी टेंशनें चल रही थी दिमाग में कि मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या होगा। पर इन लोगों की मेरी माँ
की सर हमेशा दुआ रहती थी, हमेशा जब भी मैं फोन करता था वो रोने लग जाती थी कि फिर मैं खुद को संभालता था कि वो रो रही है, मुझे उनके लिए पढ़ना है, उनका नाम आगे करना है, अब्बू का अपने नाम आगे करना है। मुझे याद है कि जब सर मैं एडमिशन लेने जा रहा था तो मेरी अम्मी यही कही थी कि बाबू इतना बड़ा पढ़ाई है, कर लोगे ना। तो हम कहे जब अम्मी जब डॉक्टर बनना ही है तो अब हम बन के ही आएंगे। और उसी उसके बाद सर मैं कुछ नहीं तो सर अपने घर से 8 साल दूर रहा हूँ। तब अब 8 साल डायरेक्ट बहुत में जब लंबा अरसा पास, होता है। ये सर पास होके ही मैं घर आया हूँ सर। मैं पास मैं कसम खा लिया था कि पास होके ही घर आना है। इतना बड़ा जिगर, इस जिगर के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ फिर से। बहुत आपने घर वालों का नाम रोशन किया और बहुत रिस्क लेकर के आपने ये पढ़ाई करी, क्योंकि जंग के साए में जीना, वो भी अंधेरी रात में, बम किधर से आके गिरेगा वो देख के तो नहीं गिरता है ना कि इंडियन है कि यूक्रेन का है या पाकिस्तान जी का सर। है। बम को तो ये जी पहचान सर। नहीं है, वो तो उसका काम है गिरना और फटना, और जो लपेटे में आ गया उसको ले लेना। लेकिन ऐसी हालात में भी आप रह के यूक्रेन में पढ़ाई करके आए, हिम्मत नहीं हारी, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे आपके माँ बाप जो खड़े हैं मेरी स्तंभ की सर तरह, मेरी खंबे की तरह। मेरी माँ और मेरे बाप सर, मतलब वो उनका एकदम उनको देख के मुझे हौसला आता था। हमेशा मैं अपने फोन की स्क्रीन पे उन्हीं लोगों का फोटो लगा के रखता था कि उन लोगों को देख के मैं अपने अंदर हौसला लाऊं कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं उनके लिए पढूं, उनके लिए पास करूं। क्योंकि सर मैं अपने गांव में इकलौता हूं जो एमबीबीएस डॉक्टर बना है। अभी तक लोग थे पर डॉक्टर नहीं थे, सब नीचे स्तर पे लोग किए थे। पर मैं अपने गांव से, मेरे गांव 8 टोला है उसमें सर एमबीबीएस डॉक्टर एज सर मैं मेरे एज में सर मैं ही बना हूं। आपके एक मामू हैं जनाब शाह आलम अंसारी साहब, जी हमारे जी अच्छे जी मित्र हैं, बराबर आपकी चर्चा करते हैं कि मेरा भांजा वहां पे पढ़ता है, डॉक्टर बन के ही जी आएगा। जी जी बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा सीना चौड़ा कर दिया हमारे पूरे समाज का, पूरे खानदान का। तो मेरा भांजा है, और ये भी कहते हैं कि भांजा हो तो हमारे भांजे के जैसा। क्या आप जी कहेंगे जी। अपने मामू के लिए? मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है मेरे इस जर्नी में। क्योंकि जब मेरे मेरे डाउन चल रहे थे सर तो हमेशा वो मेरे साथ थे, हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते थे। घर वालों को, खासकर मेरी अम्मी को, क्योंकि मेरी अम्मी को कभी कभी लगता था कि गलत तो नहीं कर दिए, गलत तो नहीं भेज दिए, पर मेरे मामू का इतना बड़ा उसमें हाथ था कि वो हमेशा से ही मुझे पॉजिटिव और आगे बढ़ने का सलाह देते रहते थे कि बाबू बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ो, कोई नहीं, वक्त ही है, हमेशा बदलता है। तो बस सर आज वो वक्त है कि जो मैंने बदला है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बेटा फेल हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने हमारे पैसे को डुबा दिया, हमारे नाम को बर्बाद किया, चल अब वहां से आके यहीं मर। इस तरह की भी सोच होती है लोगों की। लेकिन मेरा जी ख्याल जी है कि आप किस्मत वाले हैं कि आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स इस ख्याल के नहीं हैं। तो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए दो चार शब्द बोलना चाहेंगे? जी जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को, भाई और बहन को मैं अपने धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और सर मेरे गांव वाले, सर मेरे गांव वालों का बहुत बड़ा श्रेय रहा है मेरे इस जर्नी में सर। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलूंगा जो मेरे गांव के हैं। और सर मेरे माँ हमेशा मेरे लिए दुआ करती थी, हमेशा, हमेशा वो दुआ करके रोती रहती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा पास हो जाए। पर जब सब पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया तो मेरी माँ बहुत टूट गई थी। मेरे बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हुई थी कि मैं, मेरा ये था कि मैं अपने माँ को और मेरे अब्बू को आगे नहीं कर पाया, मतलब उनको वो कर दिया। मैं खुद डिप्रेशन में आ गया था कि अब मैं क्या करूं। फिर भी मेरी मम्मी यही बोली कि अल्लाह पाक की मर्जी नहीं थी तो इस बार नहीं हुआ, जब अल्लाह पाक चाहेंगे तब होगा। तो सर इस बार मर्जी थी, इस बार अल्लाह पाक ने ही पास कराया। क्योंकि इस बार का जो पेपर सर दिया था, मैं घर वालों को बोल दिया था कि मैं पास नहीं होने वाला, लग ही नहीं रहा था कि पेपर इतना टफ था। उसके हिसाब से मैं घर पे बोल दिया था कि रिजल्ट तो मुझे पता है, बस देख लेता हूँ क्या आ रहा है। बट अल्लाह पाक की मर्जी थी, उसमें सर मैं पास हो गया। इतनी समस्याएं झेलने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारे, फेल होने के बावजूद भी आप डटे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जी इसके लिए आपको मैं फिर से जी धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आता हूँ फ्यूचर पे, ये तो बैकग्राउंड था।
आप जो गुजार के आए वहां पे जी जिंदगी, उस पर इतने देर से हम लोग बात कर रहे थे। अब फ्यूचर में आप जी। क्या सोचते हैं, किस तरह के काम करना चाहते हैं? क्या सरकारी नौकरी चाहिए, ये प्राइवेट क्लिनिक चालू करना चाहेंगे? किस तरह की सोच है आपकी? अपनी सोच बताएं। सर सर मेरा ये है कि सर पहले तो मैं लोगों से जुड़ूं, लोगों की परेशानी जानूं, उनके साथ काम करूं, उनके साथ रहूं। और मतलब मैं सर चाहता हूं कि गवर्नमेंट में रह के अपना जितना भी योगदान हो मैं दूं 100% अपने तरीके से। पढ़ाई आगे भी जारी रहेगा सर, क्योंकि आगे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आगे की और पढ़ाई भी करनी है। तो उसके साथ साथ मुझे अपने गांव के लोग और जो भी जहां भी मैं जॉब करूं सर, वहां पे मैं मतलब लोगों के साथ जुड़ा रहूं कि ऐसा लोग ना समझे कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं, इस तरीके का ना रहे। जहां तक मुझे मालूम है कि आप जिस गांव से आते हैं, गांव जोगिया है, पोस्ट फाजिल नगर, उस गांव जी में जी कोई जी। डॉक्टर नहीं है। और मेरे ख्याल नहीं से नहीं, जो भी डॉक्टर नहीं क्लिनिकें है। चलती हैं वो बराबर नहीं है, काम नहीं करते, गांव वालों से और नाखुश रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या गांव की खिदमत करना चाहेंगे वहां पे? और लोग, आपके जी जी गांव के जी लोग जी। आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर गांव के लोग अभी तो इतना खुश हैं मेरे पास होने के लिए। और पहले भी मैं आता था तो हमेशा यही कहते थे, बाबू डॉक्टर बन जाओगे तो भूल तो नहीं जाओगे ना। हमेशा से मुझे यही लोग कहते थे। तो हम बोलते थे कि अरे सर आप लोग ही हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को भूल जाएंगे तो फिर किसको याद रखेंगे? जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके हमेशा से ही साथ रहेंगे। तो गांव वालों के लिए तो सर हमेशा मेरा दिल खुला हुआ है, हमेशा उनकी खिदमत करना है सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ जो आज मैं बना हूँ सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी किसी फिल्मों से भी डेंजरस है। फिल्म में जो बनाते हैं ना वो अलग है, ये आपने झेल के आया, रूबरू देख के आया, जी तो ये सर। बहुत बड़ी सर बात है। आपको तो मैं अभी वो नहीं बताया जो सर मैं हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने वाला जो सर वो वाकया था, वो तो सर और ही भयानक था। बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब क्या है, किस तरह के, वहां से निकलने के टाइम में? हाँ सर, समझ लीजिए वहां से निकलने के 15 दिन लग गए थे हम लोग को निकलते निकलते वहां से। और ना खाने की कोई वो, ना कोई पीने का कुछ हो। प्लस में सर हम लोग को पैदल इतना चलना पड़ा था कि मेरे जो ट्रॉली था सर, सर इतना हम लोग पैदल चले थे कि वो ट्रॉली ऑटोमेटिक सर पिघल गया था रोड पे। सर अपना सामान लिए होगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सर, खींचते खींचते ट्रॉली पूरा पिघल गया था सर, इतना चलना पड़ा था। नहीं तो 70 से सर 80 किलोमीटर चलना पड़ा था सर। अच्छा, एक और फिर बात और वहां मैं सर पूछना चाहूँ, जी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। जब यूक्रेन में आप थे, एक तो लाइट नहीं थी, जंग तो चल ही रही थी, लेकिन वहां पे बर्फ भी पड़ता है और सर्दी बहुत जी पड़ती है। तो जी लाइट जी जी। नहीं रहने के एवज में कहीं से भी हीटर उटर का जुगाड़ नहीं, कुछ भी, तो सर्दी आप लोग कैसे गुजारते थे वहां पे? सर ठंड तो लगती थी तो वही सर ब्लैंकेट वगैरह खरीद रखे थे। और लाइट नहीं रहती थी तो हीटर भी नहीं चलता था। बट वहां के सर घर ही कुछ ऐसा से बनाते हैं लोग कि वो दोनों चीज मेंटेन कर लेता है। तो ठंड तो लगती थी बट वही है कि कंबल वगैरह थे तो उससे मैनेज करना पड़ता। क्या कर सकते हैं सर, जब हीटर नहीं चल पा रही है तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, वहां के लोकल लोगों का रिएक्शन किस तरह था वार के टाइम में सर वहाँ आप लोगों के प्रति? सर वहाँ के लोग फ्रेंडली थे, मतलब इतना वो नहीं करते थे, बहुत फ्रेंडली थे सर, हमेशा हेल्प करते थे लोग वहाँ के लोग। मतलब यूक्रेन के लोग बाहर के देशों से जो छात्र आए थे पढ़ने के लिए, उनकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। जी ये बहुत बड़ी जी बात जी है, ये बहुत बड़ी बात है जी। हमारे लिए, कि हमारे जो बच्चे यहाँ से जाते हैं यूक्रेन में और वहां के लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, आपके भाई हैं क्या साथ में, कोई है घर वाला आपके? जी जी। हाँ। माइक बंद है क्या उनका? उधर से बंद है। नहीं है तो रहने दीजिए, अगर है तो बुलाइए उनको जरा, 2 मिनट उनसे बातें करता मैं। बस सर एक मिनट में आ रहे हैं, बस उनका जरा फोन आ गया इसलिए अब लाइव है, आ रहे उतना हैं लोग इंतजार नहीं करेंगे ना, ठीक है। सर। चलिए, फिर जी नेक्स्ट जी टाइम में आपसे बात जी करेंगे। और उस टाइम में सालम जी साहब को भी जोड़ेंगे, आपके भाइयों से ही बात करेंगे, भाई से। आपके अगर फादर तो अभी नहीं है, जी उड़ीसा में मेरे ख्याल से। जी और जी।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जान करके। हालांकि बहुत परिश्रम करके आज मैं देखता हूँ आजकल के लोग एक बम की आवाज सुनते हैं ना, पटाखा फटता है तो भी भाग चलते हैं। और आप मौत के साए में रह के एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। दिल लगा के अपने गांव वालों के, अपने घर वालों की खिदमत कीजिए और अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने कामयाब में इंशाल्लाह कामयाब होंगे अपने मकसद में, और आगे भी कामयाबी मिलती रहेगी। अल्लाह से यही दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।